हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल एंड वायसराय से संबंधित 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मैं आपको सारे ईयर बाय अरेंज कर दिया हूँ जिससे थोड़ा बहुत आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो इसलिए मैं ये ईयर बाय अरेंज कर दिया हूँ जिससे पता चल सके कब किसका नाम आ रहा है। और ये मेरा मॉडर्न इंडिया पे 4th लेक्चर है, तो इससे पहले मैं और भी लेक्चर कवर कर चुका हूँ और मैं आपको पूरा मॉडर्न इंडिया कवर करा रहा हूँ। तो आप फॉलो ज़रूर करें, आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। तो इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल एंड वायसराय पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कवर करने से पहले हम 2 स्लाइड में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय के बारे में पहले बेसिक जानते हैं। तो जान ही रहेंगे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो ये बैटल कंपनी जीत जाती है छल कपट से, जो कंपनी रहती है वो जीत जाती है छल कपट से। उसके बाद भारत के बंगाल वाले रीजन से कंपनी रूल शुरू होता है। तो भारत के बंगाल वाले रीजन से कंपनी रूल शुरू होता है जो लगभग 1858 तक पूरे भारत में फैल जाता है। तो कंपनी रूल 1757 में शुरू होता है बंगाल से, जो लगभग 1858 तक पूरे भारत में फैल जाएगा। लेकिन इससे एक वर्ष पहले जाने रहेंगे 1857 में एक विद्रोह हुआ था जिसे हम सिपाही विद्रोह फिर या रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं। तो इस रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया जाता है और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है। तो इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश राज शुरू हो जाएगा जो लगभग 1947 तक चलता है। तो शासन तो अंग्रेजी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कंपनी की आड़ में शासन कर रहे थे, जो कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी तो वह शासन कर रहे थे। लेकिन जब रिवोल्ट होता है तो उसके बाद कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया जाएगा और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है। तो 1757 से 1947 तक ये अलग अलग पोस्ट पे भारत में शासन करेंगे। तो इन्हीं पोस्ट से पहले हम बेसिक जान लेते हैं कब कब ये पोस्ट आया था। क्वेश्चन को कवर करने से पहले हम ये पहले बेसिक पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में देखें तो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट 1757 से 1773 तक रहता है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट 1757 से 1773 तक रहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का पहला गवर्नर बना था। बंगाल का पहला गवर्नर बना था 1757 में, और वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का लास्ट गवर्नर था। देन इसके बाद 1773 में एक एक्ट पारित किया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर रहता है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो पूछे जाते हैं किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड 1773 से 1833 तक रहता है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड 1773 से 1833 तक रहता है और वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। देन नेक्स्ट पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइम पीरियड 1833 से 1858 तक रहता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट 1833 से 1858 तक रहता है। तो 1833 में चार्टर एक्ट पास किया जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 पास किया जाता है। तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया जाता है। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, पूछे जाते हैं किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये चार्टर एक्ट 1833 था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक ये ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ये ब्रिटिश इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था। देन नेक्स्ट पोस्ट है इसके बाद वायसराय ऑफ इंडिया। तो वायसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट 1858 से 1947 तक रहता है। वायसराय ऑफ इंडिया का पोस्ट 1858 से 1947 तक रहता है। तो 1857 में एक विद्रोह होता है जिसे हम सिपाही विद्रोह फिर या रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं। तो इस रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया जाता है। तो इससे पहले
ब्रिटिश कंपनी रूल कर रही थी, जो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी वही रूल कर रही थी। तो कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया जाएगा और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ये डायरेक्ट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट सत्ता को अपने हाथ में ले लेगी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो 1858 में एक एक्ट पारित किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया में रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल रहता है उसे वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया जाता है और वायसराय ऑफ इंडिया का नियुक्ति डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो वायसराय ऑफ इंडिया का नियुक्ति डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ जाते हैं पहला वायसराय कौन था भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय था और लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट वायसराय था ब्रिटिश इंडिया का। तो ये भी पूछे जाते हैं जब हमें आज़ादी मिला था 1947 में तो उस टाइम लास्ट वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। देन इसके बाद जब हमें 1947 में आज़ादी मिल जाता है तो उसके बाद हम फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पोस्ट को ले लाते हैं। तो जब हमें आज़ादी मिलता है तो हम फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को ले लाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना देते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वायसराय था तो इसे ही हम स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना देते हैं। देन इसके बाद ये जून 1948 में रिजाइन दे देता है और उसके बाद सी राजागोपालाचारी ये गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये पहले और अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे। तो इससे पहले भी गवर्नर जनरल या वायसराय का पोस्ट था तो उसमें आपको एक भी भारतीय देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये पहले और अंतिम भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल बने थे। और फिर उसके बाद हम 1950 में तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट को ही एबॉलिश कर देंगे। 1950 में हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट को ही एबॉलिश कर देते हैं। तो उसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं रहता है, उसके बाद हम प्रेसिडेंट सिस्टम को ले जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से हम एमसीक्यू में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच बैटल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस बैटल में पराजित किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव ये सिराजुद्दौला को किस बैटल में पराजित किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। तो सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हार का सामना करना पड़ा था। तो बैटल ऑफ प्लासी ये 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को लीड कर रहा था, तो इन दोनों के बीच में हुआ था और इस बैटल में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। तो ये मैं कवर कर चुका हूँ बंगाल वाले पोर्शन में, तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये मैं बंगाल वाले पोर्शन में कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि। तो यहाँ पे आपको बताना है किस रीजन से बैटल ऑफ प्लासी ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। इस बैटल ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। तो बैटल ऑफ प्लासी ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। तो बैटल ऑफ प्लासी से जाने रहेंगे कंपनी रूल शुरू हुआ था बंगाल से। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। निम्नलिखित में से किस बैटल के बाद अंग्रेजों ने भारत में पॉलिटिकल पावर हासिल किया था। तो यहाँ पर आपको बताना ब्रिटिश ये भारत में किस बैटल के बाद पॉलिटिकल पावर को गेन किए हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद भारत में पॉलिटिकल पावर को गेन किए हुए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व किसने स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स वाज आल्सो नोन एज हेवन बोर्न जनरल। निम्नलिखित जनरलों में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में जितने भी जनरल दिए गए हैं तो उनमें से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1765। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और ये ट्रीटी 2 दिन साइन की गई थी। तो फर्स्ट ट्रीटी 12 अगस्त को हुआ था और सेकेंड ट्रीटी 16 अगस्त को हुआ था। तो जो फर्स्ट ट्रीटी 12 अगस्त को हुआ था तो ये मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और सेकेंड ट्रीटी जो 16 अगस्त को हुआ था तो ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 दिन साइन किए गए थे, एक दिन मुगल बादशाह के साथ में और दूसरे दिन अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर विच ट्रीटी डिड द ब्रिटिश कंपनी गेट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल रूलर शाह आलम सेकेंड। किस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे आपको ट्रीटी बताना है किस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद था, तो ये 1765 में साइन किया गया था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं किस वर्ष ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिला था? तो ये 1765 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से। और इसे इस ट्रीटी के तहत जब मिला था तो इसी दिन जान ही रहेंगे 1765 में 2 ट्रीटी साइन किए गए थे। तो फर्स्ट ट्रीटी 12 अगस्त को हुआ था, तो इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश कंपनी को दीवानी मिला था और सेकेंड ट्रीटी जो 16 अगस्त को हुआ था तो इस ट्रीटी के तहत ये अवध के नवाब के बीच में हुआ था। तो अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा वाला रीजन लेकर ये मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ये अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा वाला रीजन लेकर शाह आलम को दे दिया था, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12 अगस्त को हुआ था तो इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिश कंपनी को दीवानी मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा का और 16 अगस्त को ये अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का एरिया मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हु अपॉइंटेड एज डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल के उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है मोहम्मद राजा खान। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद ट्रीटी के बाद मोहम्मद राजा खान को बंगाल के डिप्टी दीवान के रूप में नियुक्त किया था। तो इसने 2 दीवान नियुक्त किया था, इसने 2 डिप्टी दीवान को नियुक्त किया था। तो बंगाल के लिए इसने मोहम्मद राजा खान को नियुक्त किया था और बिहार के लिए राजा सिताब रॉय को नियुक्त किया था। तो ये दोनों पूछे गए एग्जाम में। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद ट्रीटी के बाद बिहार का दीवान किसे नियुक्त किया था डिप्टी दीवान? तो ये राजा सिताब रॉय को और बंगाल का डिप्टी दीवान मोहम्मद राजा खान को। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द डीआरके सिस्टम इन बंगाल। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे आपको बताना बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में दोहरी शासन व्यवस्था को शुरू किया गया था और इस सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा था, जबकि प्रशासन बंगाल के नवाब को दे दिया था। तो ये प्रशासन को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे थे शुरुआत में, तो इसलिए ये प्रशासन को बंगाल के नवाब को दे दिया और राजस्व वसूली अपने पास रखा था। तो दोहरी शासन व्यवस्था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773। 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो ये 1773 से 1785 तक सर्व करता है। तो ये बंगाल का गवर्नर तो 1772 में ही बन गया था, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 1773 में बना था और फिर उसके बाद 1785 तक सर्व करता है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पास्ड एन एक्ट इन 1773 नोन एज द
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अफेयर में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक एक्ट पारित किया जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अफेयर में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक एक्ट पारित किया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1772 इंट्रोड्यूस्ड टू कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ए क्रिमिनल कोर्ट एंड ए सिविल कोर्ट। 1772 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने प्रत्येक जिले में 2 अदालतें, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत शुरू की थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। तो ये वारेन हेस्टिंग था जो प्रत्येक जिले में 2 अदालतें, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत शुरू किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वारेन हेस्टिंग्स हाउ मनी प्रेसिडेंसीज वेर देयर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कितनी प्रेसिडेंसी थी? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है 3। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये 3 प्रेसिडेंसी थी वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु एबॉलिश्ड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने एबॉलिश किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में ड्यूअल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। तो इसने 1773 में ड्यूअल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था। तो ये इंट्रोड्यूस रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में किया गया था, लेकिन जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स तो ये ड्यूअल सिस्टम को एबॉलिश कर देता है और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय गवर्नर जनरल था। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 के बीच में हुआ था और इस वार के एंड के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे साइन किया गया था और टोटल 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। तो ये मैं मैसूर वाले पोर्शन में कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसी के समय 1774 में एक रोहिला वार भी हुआ था अवध के नवाब और रोहिलों के बीच में। और इसी के समय फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी हुआ था 1775 से 82 तक। तो ये स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन कौन से इवेंट हुए थे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, रोहिला वार 1774 में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। नेक्स्ट है विच इवेंट्स इज रिलेटेड टू द एरा ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन कौन सी इवेंट्स वारेन हेस्टिंग्स के एरा से संबंधित है। तो ऑप्शन ई द राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो इसके एरा से ये सारे इवेंट्स रिलेटेड हैं। तो इसके समय ये रोहिला वार भी हुआ था, तो ये हम कवर कर ही चुके हैं 1774 में अवध के नवाब और रोहिलों के बीच में हुआ था और इस वार में ये अवध के नवाब को सपोर्ट किया था वारेन हेस्टिंग्स। देन इसके समय चैत सिंह इंसिडेंट भी हुआ था, इसी के समय चैत सिंह इंसिडेंट हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था इसी के समय। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार इसी के समय हुआ था और इसके समय ही 1775 में जालसाजी के आरोप में महाराजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुनाया गया था, जो पहला सजा माना जाता है भारतीय इतिहास में। किसी को पहला फांसी का सजा वारेन हेस्टिंग्स के समय में दिया गया था, जो महाराजा नंद कुमार थे, तो उन्हें जालसाजी के आरोप में दिया गया था 1775 में इसी के समय में। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भागवत गीता इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चार्ल्स विलिकिंस। चार्ल्स विलिकिंस ने सबसे पहले भागवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है और ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही ट्रांसलेट किया हुआ था चार्ल्स विलिकिंस ने। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है इन विच ईयर फर्स्ट मदरसा वाज सेटअप इन कलकत्ता। कलकत्ता में पहला मदरसा कब सेटअप किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है पहला मदरसा कलकत्ता में कब सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1781, 1781 में पहला मदरसा कलकत्ता में सेटअप किया गया था। तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मुस्लिम लॉ के टीचिंग और स्टडी के लिए कलकत्ता में पहला मदरसा सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1781। नेक्स्ट है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। तो इसके द्वारा 1784 में कोलकाता में फोर्ट विलियम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, ईयर भी पूछ जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? तो 1784 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वाज इम्पीच्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। तो जब ये 1785 में अपना टेन्योर खत्म करके जाता है तो वहाँ पे लगभग 1788 के आसपास में इस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा महाभियोग लगाया गया और ये महाभियोग लगभग 7 वर्षों तक चला था, लेकिन बाद में दोष मुक्त कर दिया गया और प्रिवी काउंसिल का सदस्य बना दिया गया था इसे। तो इस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किस गवर्नर जनरल के द्वारा जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसने परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में इंट्रोड्यूस किया था और परमानेंट सेटलमेंट को ही जमींदारी सिस्टम कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं। परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था और ये बंगाल का गवर्नर जनरल 1786 से 1793 तक था। तो ये 1786 से 1793 तक था और दूसरी बार इसे फिर 1805 में चुना गया था, लेकिन इसका मृत्यु हो गया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके समय में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1790 से 1792 के बीच में। तो जैसा कि देख ही सकते हैं ये गवर्नर जनरल 1786 से 93 तक था और थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 92 के बीच में हुआ था। और इसके बाद जब ये वार एंड होता है तो 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम पे साइन किया गया था। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जमींदारी सिस्टम, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है अंडर विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम द जमींदार्स वेयर गिवन द राइट्स टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट। किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्तियों को स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्तियों को ट्रांसफर करने का राइट दिया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस ए कोड विच प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने एक कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो एक कोड इंट्रोड्यूस किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है।
तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा सिविल सर्विस का नींव रखा गया था, बट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मॉडर्नाइज और रेशनलाइज इसे किया था। तो इसने बहुत सारे चेंजिंग, बहुत सारे रिफॉर्म किया था, तो इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है, और इसे फादर ऑफ पुलिस सर्विस भी कहा जाता है, इसे फादर ऑफ पुलिस सर्विस भी कहा जाता है भारत में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे। नेक्स्ट है अंडर सिविल सर्विस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस द इंडियन कुड बी सिलेक्टेड फॉर। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई सिविल सर्विस सिस्टम के तहत भारतीयों को किस पोस्ट के लिए चुना जा सकता था। तो यहाँ पर बताना भारतीयों को किस पद के लिए चुना जा सकता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सब ऑर्डिनेट पोस्ट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई सिविल सर्विस सिस्टम के तहत भारतीयों को सब ऑर्डिनेट पोस्ट के लिए चुना जा सकता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस सेट अप प्रोविंशियल कोर्ट्स एट ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद एंड। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और कहाँ प्रांतीय अदालतें स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है पटना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना में प्रांतीय अदालतें स्थापित किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 4 स्थान पे प्रोविंशियल कोर्ट्स को सेटअप किया गया था, ढाका, कलकत्ता, पटना एंड मुर्शिदाबाद। तो ऑप्शन में पूछे जाते हैं इनमें से कौन एक जहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रोविंशियल कोर्ट सेटअप किया था। तो ये चारों प्लेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टैब्लिश द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसके काम की निगरानी के लिए राजस्व बोर्ड की स्थापना किया था। तो यहाँ पे आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किसके काम की निगरानी के लिए राजस्व बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कलेक्टर्स। तो कलेक्टर्स के काम की निगरानी के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किया गया था। तो इसने बंगाल प्रांत को कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था और प्रत्येक क्षेत्र को एक कलेक्टर के अधीन रखा था, और इन कलेक्टर के काम की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस पुलिस सर्विस इन इंडिया। किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस सेवा शुरू की। तो यहाँ पे आपको उस ब्रिटिश रूलर का नाम बताना है जिसने भारत में पुलिस सर्विस को शुरू किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था जिसने भारत में पुलिस सर्विस को शुरू किया था। तो इसने थाना सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, इसने थाना सिस्टम को भी इस्टेब्लिश किया था जिसका हेड दरोगा होता था। तो इसी के द्वारा थाना सिस्टम को भी इस्टेब्लिश किया गया था जिसका हेड दरोगा होता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसे ही फादर ऑफ पुलिस सर्विस कहा जाता है, इसे ही भारत में फादर ऑफ पुलिस सर्विस कहा जाता है क्योंकि इसी के द्वारा पुलिस सर्विस इस्टेब्लिश किया गया था और थाना सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया गया था जिसका हेड दरोगा होता था। नेक्स्ट है थाना क्रिएटेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज हेडेड बाय ए। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाए गए थाने का नेतृत्व कौन करता था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है दरोगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाए गए थाने का नेतृत्व दरोगा करता था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है दरोगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बनारस संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1791। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी और इसका नाम बदलकर 1774 में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो 1774 में नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो 1791 में संस्कृत कॉलेज का स्थापना बनारस में किया गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है सर जॉन सॉर्ज पॉलिसी इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज। भारत में सर जॉन सॉर की नीति को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो हस्तक्षेप न करने की नीति के रूप में वर्णित किया गया भारत में सर जॉन सॉर की नीति को। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था 1793 से 1798 तक और इसके समय में 1795 में बैटल ऑफ खारदा हुआ था निजाम और मराठा के बीच में और इसमें निजाम बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो बैटल ऑफ खारदा में निजाम ये बुरी तरह से पराजित हुआ था और इसी के समय में चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया था।
सर जॉन सॉर के समय में ही चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसका पॉलिसी को हस्तक्षेप ना करने के पॉलिसी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस अंडर विच द इंडियन रूलर एग्रीड टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी। किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति पेश की जिसके तहत इंडियन रूलर ब्रिटिश सेना को अपने टेरिटरी में रखने के लिए सहमत हुए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड वेल्जली। तो ये लॉर्ड वेल्जली था जो सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी को पेश किया जिसके तहत इंडियन रूलर ब्रिटिश फोर्स को अपने टेरिटरी में रखने के लिए सहमत हुए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर ये लॉर्ड वेल्जली था। तो ये 5th गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का 5th गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक। तो इसने सब्सिडी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था 1798 में ही। तो डेट भी पूछ लिए जाते हैं, सब्सिडी अलायंस को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1798 में लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। नेक्स्ट है द रूलर ऑफ विच प्लेस वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि प्रणाली को सबसे पहले किस स्थान के शासक ने स्वीकार किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हैदराबाद। तो पहली बार हैदराबाद के शासक ने लॉर्ड वेल्जली द्वारा शुरू किए गए सब्सिडी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। तो लॉर्ड वेल्जली द्वारा 1798 में सब्सिडी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली बार हैदराबाद के निजाम ने 1798 में एक्सेप्ट कर लिया था। देन इसके बाद मैसूर 1799 में, देन उसके बाद तंजौर 1799 में ही, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में, देन एक्सेट्रा। तो पहली बार इंपॉर्टेंट है हैदराबाद ने 1798 में ही सब्सिडी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द 4th एंग्लो मैसूर वार। 4th एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान के मारे जाने के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर आपको बताना है जब टीपू सुल्तान का हत्या हो जाता है 4th एंग्लो मैसूर वार में, तो उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर लॉर्ड वेल्जली। तो ये उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो 1799 में 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था और इस वार में टीपू सुल्तान मारा जाता है। उसके बाद मैसूर पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है और यहाँ पे ये पपट गवर्नमेंट को बैठा देते हैं मैसूर में। तो उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। तो इसे पहले मैं मैसूर कवर कर चुका हूँ राइजिंग ऑफ स्टेट में, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स जनरल। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है किसके समय में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड वेल्जली। तो लॉर्ड वेल्जली के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो इसके समय में 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता में और 1800 के आसपास में किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स यूज टू कॉल हिमसेल्फ एज बंगाल टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो यहाँ पे आपको उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जो स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है रिचर्ड वेल्जली। तो लॉर्ड वेल्जली को ही रिचर्ड वेल्जली कहा जाता है। तो इसने स्वयं को बंगाल टाइगर कहा था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1809। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1809। नेक्स्ट है whom did लॉर्ड मिंटो सेंड टू रंजीत सिंह टू मेक ए पीस इमीडिएट बिफोर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर की संधि से ठीक पहले लॉर्ड मिंटो ने रंजीत सिंह के पास शांति स्थापित करने के लिए किसे भेजा था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। तो लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था शांति स्थापित करने के लिए। तो इसके बाद 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है और इस ट्रीटी के तहत दोनों ओर से सतलज नदी को सीमा मान लिया जाता है। तो दोनों ये सतलज नदी को बॉर्डर मान लेते हैं।
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। चार्ल्स मेडकॉफ ये लॉर्ड मिंटो की ओर से गया था रणजीत सिंह के पास। नेक्स्ट है द गोरखा वार टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गोरखा युद्ध किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में गोरखा वार हुआ था। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल 1813 से 1823 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग ये बंगाल का गवर्नर जनरल 1813 से 1823 तक था। तो इसके समय में गोरखा वार हुआ था। गोरखा वार जिसे एंग्लो नेपाल वार भी कहा जाता है। तो ये वार 1814 से 1816 के बीच में हुआ था, नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये वार एंड होने के बाद सुगोली संधि साइन हुआ था 1816 में। सुगोली संधि पे साइन किया गया था नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इसी के समय काल के दौरान थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 के बीच में। तो इस बैटल में मराठा हार जाते हैं और जो पेशवा का टाइटल रहता है तो पेशवा शिप को ये अनेक्स कर देते हैं और मराठा एम्पायर को अपने एम्पायर में मर्ज कर लेते हैं ब्रिटिश। और इसी ने अपने समय में पिंडारियों का दमन किया था। तो इसने अपने शासनकाल के दौरान 1817 के आसपास में पिंडारियों का दमन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसके समय में गोरखा वार हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस रैयतवारी सिस्टम इन मद्रास? निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किसने मद्रास में रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है थॉमस मुनरो। तो ये थॉमस मुनरो था जो मद्रास में रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो 1820 में जब ये मद्रास का गवर्नर था तो पूरे मद्रास में ये रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन पहली बार 1792 के आसपास में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में लागू किया गया था रैयतवारी सिस्टम को। लेकिन एक बड़े स्केल पे जब ये 1820 के आसपास में गवर्नर था तो पूरे मद्रास में लागू किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो ये 1828 से 1833 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में सर्व किया। देन इसे ही 1833 में पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो फिर ये 1835 तक सर्व करेगा पूरे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। तो इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक है। लेकिन ये 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सर्व करेगा और फिर 1833 में इसे ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ये पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ये लास्ट गवर्नर जनरल है बंगाल का सिर्फ और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो यहाँ पे आपको बताना है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तो ये किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है विलियम बेंटिक। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस? भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे आपको भारत के उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है जो 1829 में सती सिस्टम को अपराध घोषित कर उसे एबॉलिश कर दिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विलियम बेंटिक। तो ये विलियम बेंटिक था जो सती सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था। तो विलियम बेंटिक राजा राम मोहन रॉय जी की सहायता से 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट को पारित करता है और फिर सती प्रैक्टिस को एबॉलिश करता है। और विलियम बेंटिक के द्वारा ही ठगी प्रथा को भी बैन किया गया था। तो इसी के द्वारा ही ठगी प्रथा को भी बैन किया गया था। और यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ये नाम इम्पोर्टेंट है, इनके प्रयासों से ही सती प्रथा को बैन किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। उस टाइम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था।
नेक्स्ट है अंडर हुज लीडरशिप द ठग्स वेयर सप्रेस्ड। किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर कैप्टन सलीमन। कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था। तो ये विलियम बेंटिंक के समय एक सोल्जर, एक सैनिक था, लेकिन उसी के समय ये एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। तो इसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन्ड रंजीत सिंह विथ ग्रेट ऑनर एट रोपड़। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है विलियम बेंटिंक। तो ये विलियम बेंटिंक था जो रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ रोपड़ में स्वागत किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर विलियम बेंटिंक। और इससे पहले मैं रंजीत सिंह पे कवर कर चुका हूँ राइजिंग ऑफ स्टेट में, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड गवर्नर जनरल बेंटिंक ऑर्गेनाइज ए दरबार ऑफ द लोकल रूलर्स। गवर्नर जनरल बेंटिंक ने किस वर्ष स्थानीय शासकों का दरबार आयोजित किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1832। तो इसने 1832 में स्थानीय शासकों के लिए दरबार आयोजित किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1832। नेक्स्ट विच फोर्ट वाज नेम्ड द वर्ल्ड्स सेकेंड जिब्राल्टर बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर नाम दिया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है तारागढ़। तो इसने तारागढ़ दुर्ग को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर नाम दिया था। तो 1832 के आसपास में विलियम बेंटिक अजमेर के हाईएस्ट माउंटेन रेंज पर स्थित तारागढ़ दुर्ग को देखा और इसके मुंह से निकला ओ सेकेंड जिब्राल्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को विश्व का सेकेंड जिब्राल्टर कहा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और अजमेर ये राजस्थान में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को विश्व का सेकेंड जिब्राल्टर कहा है। नेक्स्ट है एज पर प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ए लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किसके चेयरमैनशिप के अंडर में लॉ कमीशन को सेटअप किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड मैकॉली। लॉर्ड मैकॉली के चेयरमैनशिप के अंडर में लॉ कमीशन को सेटअप किया गया था। और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। तो यहाँ पे ये भी पूछे जा सकते हैं विलियम बेंटिक द्वारा किसे लॉ कमीशन के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकॉली था, इसे चेयरमैन बनाया गया था विलियम बेंटिक द्वारा लॉ कमीशन के लिए। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड ए व्यू ऑफ मैकॉली टू मेक इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकॉली के विचारों को स्वीकार किया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विलियम बेंटिक। तो ये विलियम बेंटिक था जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकॉली के आइडिया को एक्सेप्ट किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड मेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 ने भारत में इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। नेक्स्ट है इन विच ईयर कोलकाता मेडिकल कॉलेज इस्टाब्लिश। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1835। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और ये भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था। तो पूछे जाते हैं भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था 1835 में। और ये किसके समय में किया गया था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा को भी बैन किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु एबॉलिश्ड द प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट। अपील और सर्किट की प्रांतीय अदालतों को किसने समाप्त किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड बेंटिक। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो अपील और सर्किट की प्रांतीय अदालतों को समाप्त किया था
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किसे भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन द राइट आंसर है विलियम बेंटिक। और यहीं पे हम बात कर ले और ऑप्शन में उनके बारे में, तो लॉर्ड डलहौजी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, इसे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाएगा। देन लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये वाइस राय बनता है आगे जाके लॉर्ड रिपन, तो इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे फादर ऑफ पुलिस सर्विस और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज कोल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। तो इसने प्रेस के फ्रीडम पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शन को हटा लिया था और ये सक्सेसर बना था विलियम बेंटिक का। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जो विलियम बेंटिक का सक्सेसर था तो इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड स्लेवरी। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड एलनबरा। लॉर्ड एलनबरा ने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो ये एक्ट पारित किया था इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। तो इस एक्ट के तहत ये स्लेवरी पे निषेध लगाया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लॉर्ड एलनबरा, ये उस टाइम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट फॉर हाउ लॉन्ग वाज द लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे आपको इसका टेन्योर बताना है, ये भारत में कब से कब तक ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1848 टू 1856। तो ये 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया इन 1848। निम्नलिखित में से किसने 1848 में भारत में लोक निर्माण विभाग को शुरू किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड डलहौजी था जो 1838 में भारत में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को शुरू किया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज गिवन बाय। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा दिया गया था। तो डॉक्ट्रिन और लैप्स को हिंदी में चूक का सिद्धांत या हड़प नीति कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ये किसके द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन और लैप्स को लाया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच ईयर वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फर्स्ट इम्प्लीमेंट। चूक का सिद्धांत सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1848। तो पहली बार 1848 में चूक का सिद्धांत लागू किया गया था। तो पहली बार डॉक्ट्रिन और लैप्स के तहत सतारा को अनेक्स किया गया था। फिर उसके बाद जयपुर एंड संभालपुर को 1849 में, देन उदयपुर को 1852 में अनेक्स किया गया था, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में अनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन और लैप्स के तहत। और डॉक्ट्रिन और लैप्स यह किया था तो इसके तहत जिस प्रिंसली स्टेट की शासक की मृत्यु हो जाता है बिना अगला उत्तराधिकारी के बिना, तो उस प्रिंसली स्टेट को डॉक्ट्रिन और लैप्स के तहत कब्जा कर लिया जाता था। तो यदि कोई उसका उत्तराधिकारी, उसके वंशज का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है प्रिंसली स्टेट में, तो उसे इस सिद्धांत के तहत कब्जा कर लिया जाता था। तो ये डलहौजी ने 1848 में लाया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। और इसके तहत पहली बार सतारा पे कब्जा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रिंसली स्टेट कौन बना था डॉक्ट्रिन और लैप्स के तहत अनेक्स होने वाला, तो ये सतारा था। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट स्टेट अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति के तहत विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सतारा। तो ये सतारा था हड़प नीति के तहत विलय किया गया।
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 17। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वार। सेकेंड एंग्लो सिख वार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो सेकेंड एंग्लो सिख वार के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो टोटल 2 एंग्लो सिख वार हुए हैं, अंग्रेजों और सिखों के बीच में टोटल 2 युद्ध हुए हैं। तो फर्स्ट वार ये 1845 से 46 के बीच में हुआ है और उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था और सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 से 49 के बीच में हुआ है और इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और इसी के समय पंजाब को अनेक्स कर लिया जाता है 1849 में, क्योंकि इसमें सिख हार जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1849 में पंजाब को अनेक्स कर लिया जाता है और यहीं से अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है, क्योंकि जो शाह शुजा था तो वो रंजीत सिंह को दिया हुआ था कोहिनूर हीरा, लेकिन जब ये 1849 में हार जाते हैं तो यहीं से अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है, जो फिर अपने कंट्री ले जाते हैं। नेक्स्ट हु वाज द नवाब व्हेन डलहौजी अनेक्स्ड अवध इन 1846। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था? तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है 1856 में अवध का नवाब कौन था जब डलहौजी ने अवध पे कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वजीद अली शाह। तो ये उस टाइम अवध का नवाब था और ये अवध का लास्ट नवाब था। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं अवध का लास्ट नवाब कौन था, तो वजीद अली शाह था, ये लास्ट नवाब था अवध का और इसी के समय डलहौजी ने अवध को कब्जा कर लिया था हड़प नीति के तहत। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड डलहौजी एज ए चेरी दैट विल वन डे ड्रॉप इनटू आवर माउथ। लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन किया था एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अवध। तो इसने अवध के लिए डिस्क्राइब किया हुआ था एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। तो ये लगभग 1851 के आसपास में अवध के लिए ऐसा शब्द बोला था और फाइनली इसने 1856 में अवध पे अनेक्स कर लिया था। ये 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया था, तो ये अवध के लिए ऐसा शब्द बोला था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत की पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत की पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1853। 1853 में भारत की पहली ट्रेन शुरू हुई थी। तो भारत की पहली कॉमर्शियल पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी, जो 34 किलोमीटर डिस्टेंस 14 कोचेस और 400 लोगों के साथ बोरी बुंदेर से थाने तक तय की थी। तो जो पहली ट्रेन थी वह 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की थी बोरी बुंदेर से थाने तक। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं भारत की जो पहली ट्रेन थी वह कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय की थी? तो 34 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बोरी बुंदेर से थाने तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत की पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुई थी। तो ये उस टाइम गवर्नर जनरल था, तो इसके समय में पहली ट्रेन शुरू हुई थी। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ओपनड द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा इन 1853। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन खोला था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड डलहौजी था जो 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन खोला था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप फॉर द फर्स्ट टाइम द पोस्टल स्टैम्प्स वर यूज इन इंडिया। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय डाक टिकटों का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार डाक टिकटों का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल द पोस्टल एक्ट 1854 वाज पास्ड एंड पोस्टेज स्टैम्प्स वेर इंट्रोड्यूस्ड। डाक अधिनियम 1854 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था और डाक टिकटों को पेश किया गया था?
तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय पोस्टल एक्ट 1854 को पास किया गया था और डाक टिकटों को पेश किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। और इसी के समय 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। इसी के समय 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था जो फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करता था। और इसी के समय ईश्वर चंद विद्यासागर की सहायता से विडो रीमैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इसी के समय। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी के बारे में सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी के बारे में ट्रू है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन में दिए गए सारे करेक्ट हैं। तो जैसा एक बार देख लेते हैं, इसके समय में रेलवे को शुरू किया गया था, इसके समय में रेलवे एरा शुरू किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट है इसने एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना किया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट है इसने एक पोस्टल एक्ट को पारित किया और पोस्टेज स्टैम्प्स को शुरू किया था 1854 के आसपास में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। निम्नलिखित में से किस भारत के गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजा राम मोहन रॉय को भी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। बट यहाँ पे पूछ रहा है किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है, तो उस कंडीशन में आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। और ऐसे राजा राम मोहन रॉय को भी आधुनिक भारत का निर्माता या आधुनिक भारत के पहले व्यक्ति के रूप में डिनोट किया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है किस गवर्नर जनरल को, तो ये लॉर्ड डलहौजी है। नेक्स्ट है हु अमंग्स्ट द फॉलोइंग मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विस थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को संभव बनाया। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड डलहौजी था जिसने भारतीयों के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू इंडियन सिविल सर्विस में एंटर के लिए पॉसिबल किया। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। और ये किस एक्ट के तहत किया था, तो ये चार्टर एक्ट 1853। तो इसने भी 1853 में एक चार्टर एक्ट पास किया था। तो इस एक्ट के तहत भारतीयों को इंडियन सिविल सर्विस में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से एंटर के लिए पॉसिबल किया। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सिपोई म्यूटनी ऑफ 1857 अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ 1857 का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। तो उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो इसके समय में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वायसराय अंडर द ब्रिटिश क्राउन वाज। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन का पहला वायसराय कौन था। तो ऑप्शन द राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश क्राउन का पहला वायसराय था। तो 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह के बाद कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेती है। तो उसके बाद फिर वायसराय को नियुक्त किया जाता है। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का और इसे ही फिर वायसराय बना दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहला वायसराय भी बनता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन एज्यूम द सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर। ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता एज्यूम किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1858। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता को एज्यूम किया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1858। नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय फॉर द फर्स्ट टाइम इन
भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय का टाइटल कब दिया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है, जो भारत का गवर्नर जनरल था तो उससे पहली बार वायसराय का टाइटल कब दिया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1858। 1858 में ही पहली बार वायसराय का टाइटल दिया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1858। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन वाज प्रोनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट। सरकार को कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित करने की घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहाँ किया गया था? तो यहाँ पे आपको उस प्लेस का नाम बताना है जहाँ पे कंपनी से क्राउन में शिफ्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इलाहाबाद। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कहाँ पे कंपनी से क्राउन में शिफ्ट किया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा? तो ये इलाहाबाद था। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर would be the last Mughal king and after his death none of the descendants would be recognized as kings? किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कैनिंग। तो ये लॉर्ड कैनिंग था जिसने ये निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल राजा होगा और इसके मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो जब रिवोल्ट होता है 1857 का, तो इसमें बहादुर शाह जफर ये भी पार्टिसिपेट करता है। इसे विद्रोहियों का मेन प्रमुख बना दिया जाता है। तो इसी दौरान इसे पकड़ लिया जाता है और फिर रंगून भेज दिया जाएगा, रंगून जो म्यांमार में है। तो यहीं पे इसका मृत्यु हो जाता है और इसके बाद फिर किसी को मुगल राजा के रूप में वर्णित नहीं किया गया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर ये कैनिंग था। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ। भारत में बजट सिस्टम किसकी वाइस रॉयल्टी के दौरान शुरू किया गया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत का वायसराय कौन था जिसके समय में बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम वायसराय था, तो इसके समय में ही बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहली बार 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर फाइनेंस मिनिस्टर था। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं जेम्स विल्सन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला फाइनेंस मिनिस्टर था और भारत में पहली बार फॉर्मली 1860 में ही बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं भारत में फॉर्मली कब बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1860। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है ये। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप स्टार्टेड। भारत और यूरोप के बीच पहली टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत और यूरोप के बीच में पहली बार टेलीग्राफ सर्विस कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1865। 1865 में पहली बार भारत और यूरोप के बीच में टेलीग्राफ सर्विस शुरू हुआ था। और यहीं पे आपसे पूछेगा भारत में, तो भारत में 1853 में शुरू हुआ था कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ सर्विस। और भारत और यूरोप के बीच में पहली बार 1865 में शुरू हुआ था। तो ये ईयर गैप इंपॉर्टेंट है, ये ईयर गैप इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा भारत में पहली बार कब हुआ था? तो 1853। और भारत और यूरोप के बीच में कब हुआ था? तो 1865। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सर जॉन लॉरेंस ऑफिशियली डिक्लेयर शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। निम्नलिखित में से किस वर्ष सर जॉन लॉरेंस ने ऑफिशियली शिमला को ब्रिटिश एम्पायर का समर कैपिटल घोषित किया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर 1864। तो सर जॉन लॉरेंस ने ऑफिशियली शिमला को 1864 में ब्रिटिश एम्पायर का समर कैपिटल घोषित किया था। तो ये 1864 में ही वायसराय बना था और ये 68 तक वायसराय के रूप में सर्व करेगा। तो ये 68 तक वायसराय के रूप में सर्व करेगा। तो इसने समर कैपिटल घोषित किया था शिमला को। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1872। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। तो 1872 में जब पहली बार जनगणना की गई थी तो उस टाइम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो रहता। लॉर्ड मेयो ये ब्रिटिश वायसराय था उस टाइम। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत में पहली बार
कंप्लीट जनगणना 1881 में की गई थी। तो भारत में पहली बार कंप्लीट जनगणना 1881 में की गई थी। देन उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होने लगता है। और जो 2011 का जनगणना है वो भारत का 15वां जनगणना है। तो यानी अब तक भारत में 2011 के अनुसार टोटल 15 बार जनगणना किए जा चुके हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और 2021 का 16वां जनगणना होगा, बट इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और लॉर्ड मेयो के बारे में बात कर लें तो ये वायसराय 1869 से 1872 तक रहता है। लॉर्ड मेयो ये 1869 से 1872 तक वायसराय रहेगा। तो इसी ने 1872 में पहली बार जनगणना शुरू किया था। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारत में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है विच ब्रिटिश वायसराय एस्टैब्लिश द राजकोट कॉलेज इन गुजरात। किस ब्रिटिश वायसराय ने गुजरात में राजकोट कॉलेज की स्थापना किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने गुजरात में राजकोट कॉलेज की स्थापना किया था और इसके द्वारा ही अजमेर में मेयो कॉलेज की नींव रखा गया था। तो इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की नींव रखा था और गुजरात के कटिहार वार्ड में राजकोट कॉलेज की स्थापना करवाया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर विच वायसराय स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किस वायसराय के अधीन हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के अंडर में स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है विच वायसराय ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। भारत का कौन सा वायसराय कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। तो ये लॉर्ड मेयो है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की एस्टैब्लिशमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है द ओनली वायसराय टू बी एसोसिएटेड इन इंडिया वाज। एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या कर दिया गया था? तो यहाँ पे आपको उस वायसराय का नाम बताना है जो एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या भारत में कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। तो ये लॉर्ड मेयो था जिसकी हत्या भारत में ही कर दिया गया था और ये इकलौता वायसराय है जिसकी हत्या भारत में कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन 1872 लॉर्ड मेयो द वायसराय ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड इन। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। तो लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी खान के द्वारा किया गया था। शेर अली अफरीदी खान। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर ये आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट कंसिडर फॉर द टाइमिंग ऑफ वायसराय लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से किस घटना को वायसराय लॉर्ड लिटन के समय के लिए नहीं माना जाता है? तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है वायसराय लॉर्ड लिटन के समय ऑप्शन में से कौन सा इवेंट नहीं हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर बर्मा वार। तो बर्मा वार इसके समय में नहीं हुआ था। तो बर्मा वार इसके समय में नहीं हुआ था। तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा ये वायसराय भारत का कब बना था, ये कब से कब तक भारत का वायसराय था। तो ये 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था। तो ये भारत के वायसराय के रूप में 1876 से 1880 तक सर्व किया था। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार 1824 से 1826 के बीच में हुआ था। देन सेकेंड एंग्लो बर्मिस वार 1852 से 53 के बीच में हुआ था। देन थर्ड एंग्लो बर्मिस वार 1885 के आसपास में हुआ था। तो इसके समय काल में एक भी बर्मिस वार नहीं हुआ था। तो ये इवेंट इससे संबंधित नहीं है। देन ऑप्शन है उसे भी हम बात कर लेते हैं प्रेस एक्ट। तो प्रेस एक्ट जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, तो ये 1878 में पारित हुआ था जब यह भारत का वायसराय था। देन आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट ये भी 1878 में ही पारित किया गया था
देन नेक्स्ट है अफगान वार। तो इसके समय में सेकेंड अफगान वार हुआ था 1878 के आसपास में ही। तो ये तीनों इवेंट वायसराय लॉर्ड लिटन से संबंधित है। तो ये फैक्ट ऐसे पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया यूज्ड टू राइट पोएम्स विद द नेम ऑफ ओवेन मेरेडिथ। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा वायसराय ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखता था? ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। तो ये लॉर्ड लिटन था जो ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज वायसराय ऑफ इंडिया इन 1880। 1880 में किसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है भारत में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट हु इज क्रेडिट विद द इनेक्टमेंट ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881 विच हैड प्रोविजंस फॉर रेगुलेटिंग चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881 को पारित किया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट इन विच ईयर वाई द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। एजुकेशन रिफॉर्म के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1882। तो इसने एजुकेशन रिफॉर्म के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था। नेक्स्ट विच ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद द इल्बर्ट बिल इनेक्टेड इन 1884। किस वायसराय के समय में इल्बर्ट बिल को लाया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है 1884 में किस वायसराय के समय में इल्बर्ट बिल को लाया गया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ये इल्बर्ट बिल से संबंधित है, इसके समय में इल्बर्ट बिल को लाया गया था। तो इंट्रोड्यूस तो ये 1883 में किया गया था। तो आपको 1883 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पास इसे 1884 में किया गया था। और इस एक्ट के अनुसार भारतीय जज भी अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे का सुनवाई कर सकते थे, बट बाद में काफ़ी विरोध होने के कारण ये लागू नहीं हो सका था। तो इल्बर्ट बिल से संबंधित लॉर्ड रिपन है। ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था और फर्स्ट सेशन का आयोजन उमेश चंद्र बनर्जी के प्रेसिडेंटशिप के अंडर में 1885 में मुंबई में किया गया था। तो उमेश चंद्र बनर्जी ये पहले प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इनके चेयरमैनशिप के अंडर में मुंबई में 1885 में फर्स्ट सेशन आयोजित किया गया था। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और A.O. ह्यूम ये वन ऑफ द फाउंडर मेंबर में से एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 वाज पास्ड ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ। किस वायसराय के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। इसके समय में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 को पारित किया गया था। देन इसके समय में कुछ और देख ले डिपार्टमेंट
तो इसके समय में इरिगेशन कमीशन का स्थापना किया गया था, इसने इरिगेशन कमीशन को सेटअप किया था। देन इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज कमीशन का भी सेटअप किया हुआ था, इसने अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन का भी सेटअप किया हुआ था, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन का भी इसने सेटअप किया हुआ था, फेमाइन कमीशन का भी इसने गठन किया हुआ था, और इसके समय में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था। तो इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी किया हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन के समय नहीं था। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा लॉर्ड कर्जन के समय नहीं स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन एक एजुकेशन रिफॉर्म था जिसका स्थापना लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। तो हंटर कमीशन का स्थापना लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इसके समय में भारतीय लोक सेवा मंडल का स्थापना किया गया था, और लॉर्ड कर्जन ने एक फेमाइन कमीशन का सेटअप किया था। तो ये तीनों लॉर्ड कर्जन से संबंधित हैं, बट इसके समय में हंटर कमीशन का स्थापना नहीं किया गया था, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स ऑफ डेथ सिटी। लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर के वास्तुशिल्प प्रकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, कोलकाता। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द केसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है, राजा रवि वर्मा। तो ये राजा रवि वर्मा है। तो इन्हें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने केसर-हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। तो ये एक फेमस इंडियन पेंटर है और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कहा जाता है। राजा रवि वर्मा को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कहा जाता है। तो इन्हें लॉर्ड कर्जन ने केसर-हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एक्ट गेव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन। किस एक्ट ने पहली बार लेजिस्लेशन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 चुनाव प्रणाली के सिद्धांत में भारतीयों को पहली बार मान्यता दिया। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज पॉपुलरली नोन एज। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको बताना है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को किस रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म के नाम से जाना जाता था। तो मिंटो ये वायसराय था, उस टाइम ये वायसराय था जब एक्ट को पारित किया गया था, और मॉर्ली ये एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम। तो इसलिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज इनेक्टेड। जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पारित किया गया था तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है, लॉर्ड मिंटो। तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था जब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को पारित किया गया था, और लॉर्ड मॉर्ली ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो ये लॉर्ड मिंटो के समय ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो इसलिए इस एक्ट को मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली।
जब कैपिटल कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना है, जब कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। तो ये भारत का वायसराय 1910 से 1916 तक ये रहता है। ये 1910 से 1916 तक भारत का वायसराय रहेगा। और कैपिटल को कब शिफ्ट किया गया था? तो कैपिटल ये 1911 में शिफ्ट किया गया था। तो पूछ लिए जाते हैं डेट, कैपिटल को कब शिफ्ट किया गया था कोलकाता से दिल्ली? तो 1911 में। और आगे चल के जान ही रहोगे 1914 के आसपास में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है जब ये भारत का वायसराय था। फिर आगे चल के 1915 में महात्मा गांधी जी लौट जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से लंबे समय के बाद। 1915 में 9 जनवरी को लौट जाते हैं। और 1915 में ही मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा का स्थापना किया जाता है 1915 में, जब ये भारत का वायसराय था। तो ये कुछ फैक्ट है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर लॉर्ड हार्डिंग कैंसल पार्टीशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड हार्डिंग ने किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1911। 1911 में इसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। तो इससे पहले जब लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था 1905 के आसपास, तो उसने बंगाल विभाजन किया था। और जब लॉर्ड हार्डिंग ये वायसराय बनता है तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर देता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रोलेट एक्ट वाज पास्ड? भारत का वायसराय कौन था जब रोलेट एक्ट को पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इसके समय में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। तो ये भारत का वायसराय 1916 से 1921 तक था। और रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। और ये भारत का जब वायसराय था तो इस समय में जान ही रहेंगे बहुत सारे इंडिया में कार्य हुए थे। जैसे 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। फिर आगे चल के खिलाफत मूवमेंट भी शुरू होगा 1919 के आसपास में। और 1919 में ही रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। फिर आगे चल के 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू किया होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये उस टाइम भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? किस एक्ट को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय? साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में भारत आया था? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन ये भारत में 1928 में आया था। स्थापना तो 27 में ही हो गया था, लेकिन साइमन कमीशन ये भारत में 1928 में आया था। उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु हैंग्ड? ग्रेट भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की फांसी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर लॉर्ड इरविन। तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 में दिया गया था। और लॉर्ड इरविन उस टाइम भारत का वायसराय था। नेक्स्ट, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड? भारत का वायसराय कौन था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पारित किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है लॉर्ड विलिंगडन। तो उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगडन था। तो इसके समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पारित किया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम भारत का वायसराय था। तो महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया था। और उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ही महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई का स्लोगन दिया गया था। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं डू और डाई ये किस मूवमेंट से संबंधित है? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और लॉर्ड लिनलिथगो उस टाइम भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ विच वायसराय? क्रिप्स मिशन का भारत आगमन किस वायसराय के समय हुआ था?
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था। तो क्रिप्स मिशन ये भारत 1942 में आया था और उस टाइम भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल। पार्टीशन काउंसिल का चेयरमैन कौन था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये पार्टीशन काउंसिल का चेयरमैन था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन ओवरसो द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत का अंतिम वायसराय कौन था जिसने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था जो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। और ये भारत का लास्ट वायसराय था। तो ये ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वायसराय था। नेक्स्ट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वायसरायलिटी ऑफ। भारत को स्वतंत्रता किस वायसराय के समय प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर माउंटबेटन। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए भारत को स्वतंत्रता किस वायसराय के समय प्राप्त हुआ था? तो माउंटबेटन के समय प्राप्त हुआ था और ये लास्ट ब्रिटिश वायसराय था भारत में। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है माउंटबेटन। माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। देन ये रिजाइन दे देता है। तो उसके बाद सी राजागोपालाचारी ये गवर्नर जनरल बनते हैं और ये पहले और अंतिम भारतीय थे। देन इसके बाद गवर्नर जनरल के पोस्ट को ही एबॉलिश कर दिया जाता है। तो सी राजागोपालाचारी ये अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद इस पोस्ट को ही हम एबॉलिश कर देते हैं 1950 में। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।